सो हाय गाइस, आदर्श हियर। तो यार आज के इस वीडियो में हम लोग MHT CET के ऊपर सारी बातें करने वाले हैं। 2021 और 2022 के लिए जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी डाउट्स यहाँ पे क्लियर होने वाली है। नंबर 1 एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर बात होगी। नंबर 2 सिलेबस के ऊपर बात होगी, कितनी सिलेबस डिलीट हुई है उस चीज़ों के ऊपर भी बात होगी। उसके बाद हम लोग वेटेज के ऊपर बात करेंगे और कौन कौन से चैप्टर को आप लोगों को सबसे पहले तैयारी करना है उस चीज़ के ऊपर बात करेंगे। और वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगा कि पेपर है उसको अटेम्प्ट करना है आप लोगों को, कितने मार्क्स आप लोगों को अगर 2021 के लिए लेके आते हो तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। और एक बात यार, वीडियो को स्टार्ट करो उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी पे आप लोगों के लिए MHT CET के लिए टॉप मोस्ट एजुकेटर्स इन इंडिया जो हैं वो आप लोगों के लिए क्लासेस ले रहे हैं। 2 नई बैचेस स्टार्ट हो रही है, एक रैंकर्स बैच है और एक है कॉम्प्रिहेंसिव बैच। तो जो बच्चे 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रैंकर्स बैच होने वाला है और जो बच्चे 2022 के लिए तैयारी करने वाले हैं उनके लिए कॉम्प्रिहेंसिव बैच होने वाला है। और यूट्यूब पर जो फ्री क्लासेस मिल रही है आप लोगों को वो तो मिलेंगी ही मिलेंगी। मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, साथ में अपनी प्रोमो कोड भी दे रहा हूँ। तो अगर आप MHT CET 2021 या फिर 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और अच्छे ढंग से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, लाइव क्लासेस, मैराथन क्लासेस ली जाती हैं और उसके बाद आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड की जाती हैं, साथ ही साथ क्विजेस होती हैं, मॉक टेस्ट होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को अनअकैडमी पे मिल जाएगा। सो इंपॉर्टेंट लिंक्स इन डिस्क्रिप्शन जाके विजिट। वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले पैटर्न के ऊपर बात करेंगे, सिलेबस के ऊपर बात करेंगे, क्या करना चाहिए आप लोगों को उस चीज़ के ऊपर बात करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्लस वेटेज के ऊपर बात करेंगे और कितने मार्क्स आप लोग टारगेट करें तो आप लोगों के लिए ठीक होगा उस चीज़ के ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये यार कि MHT CET की जो सिलेबस है और JEE मेंस की जो सिलेबस है वो थोड़ी सी डिफरेंस होती है। इनफैक्ट अगर मैं ये कहूँ कि JEE मेंस की जो सिलेबस होती है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है आपका MHT CET के सिलेबस के हिसाब से। कई सारे बच्चे पूछते हैं कि क्या भैया MHT CET ज़्यादा डिफिकल्ट है या फिर JEE मेंस ज़्यादा डिफिकल्ट है। मैं सिंपल सी बात आपको कहना चाहूँगा कि JEE मेंस की एग्जामिनेशन 3 घंटों की होती है और 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और वहीं अगर आप MHT CET की एग्जामिनेशंस देख लें तो 3 घंटों की एग्जामिनेशन मतलब 90 मिनट का 2 पेपर होता है और मतलब 180 मिनट, और इसमें आप लोगों को 150 क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, मतलब कि सेम टाइम में 2 गुना क्वेश्चन करना पड़ता है। तो अगर आप पर क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे तो पर क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप देखें तो एक क्वेश्चन JEE मेंस का और एक क्वेश्चन MHT CET का उसमें मतलब फर्क होता है। MHT CET की क्वेश्चन अमूमन इजी पूछी जाती है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। अब इजी का मतलब ये नहीं कि हाँ एकदम डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन सारे आ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, लेकिन JEE मेंस के हिसाब से, JEE मेंस के स्तर के हिसाब से थोड़ा कम स्तर का होता है MHT CET की एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन होते हैं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि JEE मेंस की पेपर थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है MHT CET के हिसाब से। लेकिन इस बात को भी दोहराना गलत होगा कि MHT CET में 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये कम नहीं है। 150 क्वेश्चन को 180 मिनट में अटेम्प्ट करना इतनी आसान बात नहीं होती है। इसके लिए आप लोगों को 2-3 चीज़ों के ऊपर ध्यान देना होगा। सबसे पहली चीज़ ये कि जितनी भी फॉर्मूला आप लोगों की है क्लास 11th और क्लास 12th की, अच्छा जब मैं यहाँ पे क्लास 11th और क्लास 12th बोल रहा हूँ तो जो बच्चे यार CBSE बोर्ड से हैं और ये देख रहे हैं तो देखो है महाराष्ट्र बोर्ड और CBSE बोर्ड की जो सिलेबस है उसमें थोड़ी सी डिफरेंस होती है। मतलब CBSE की क्लास 11th की सिलेबस और महाराष्ट्र बोर्ड की क्लास 11th की सिलेबस में डिफरेंस होता है। वो मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊंगा और जब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा तो वहां पे भी इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना जान लें कि डिफरेंस होता है ना। तो कमांड इन फॉर्मूला, सारे फॉर्मूला के ऊपर आपका कमांड होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे स्पीड की है यार, स्पीड मतलब जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम समय में आप बना पाओगे वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। कुछ पैटर्न बताए हैं, आप लोग चाहें तो यहाँ पे रोक करके आप देख सकते हैं, आपको मैं समय दूंगा कि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकें। तो एग्जामिनेशन मोड यार ऑनलाइन एग्जामिनेशन होती है। अब ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होती है, हालांकि ये चीजें काफी अच्छी है, लेकिन इसमें एक चीज ये भी है यार कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है और अगर आपकी स्पीड कम होगी तो कई बार क्या होता है कि हम लोग ईजी क्वेश्चंस भी मिस कर देते हैं। ईजी क्वेश्चन सपोज केमिस्ट्री में कोई एक ईजी क्वेश्चन आपसे, ऐसे ईजी क्वेश्चन है 5-7 ईजी क्वेश्चंस, आपने पहले डिफिकल्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया, ज्यादा समय आपने वहां पे दिया और ईजी क्वेश्चंस आपसे मिस हो जाते हैं। हालांकि अभी पैटर्न के ऊपर बात करते हैं। तो पैटर्न में सबसे पहले हम लोग बता देते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न जो है आपकी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाली है। 3 घंटों की एग्जामिनेशन। सेक्शन 2 होगा, पहला होगा मैथमेटिक्स, दूसरा होगा आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का। और एग्जामिनेशन पेपर की जो मीडियम है वो तो इंग्लिश, मतलब मैथमेटिक्स जो है वो इंग्लिश में रहेगी, इंग्लिश लैंग्वेज में मैं कह रहा हूँ, और जो सेकंड पेपर है वो आपका इंग्लिश, हिंदी या मराठी में हो सकता है, ठीक। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे यार वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके लिए होने वाली हैं 150। MCQs होने वाली है और नो नेगेटिव मार्किंग, 0 मार्किंग होगी गलत होने पे क्वेश्चंस। सपोज आप किसी क्वेश्चन को गलत करते हैं, मतलब टिक करते हैं और वो गलत हो जाती है बाई चांस IMC, तो वहां पे आपको 0 मार्क्स कटने वाले हैं। अच्छा, कुछ बच्चे पूछते हैं तो जो मैथमेटिक्स होता है यार वो मैथमेटिक्स 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं और इस चीज को आप लोगों को फोकस में सर्कल करके, जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन 2 नंबर के आते हैं। 50 क्वेश्चन होंगे, 50 × 2 100 मार्क्स, 90 मिनट का टाइम मिलता है आप लोगों को, मतलब 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे 100 मार्क्स मिलती है मैथमेटिक्स में। और वहीं फिजिक्स और केमिस्ट्री में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो मिलते हैं आपको 100 मार्क्स। सो द मेन पॉइंट इज कि मैथमेटिक्स को आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थोड़े से लेंथी टाइप के आएंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के हिसाब से। अगर आप देखें तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में कई क्वेश्चन आपको डायरेक्ट प्रीवियस ईयर के
देखने को मिलेंगे। तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को नोट करके रखनी है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे ढंग से आप लोगों को करनी है। और जो मैंने आप लोगों को जैसे कि पहले भी बताया था कि अनअकैडमी पे भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस कराए जाते हैं। तो अगर आप किसी जगह पे अगर ट्यूशंस वगैरह नहीं ले रहे हो तो आप जाके अनअकैडमी पे भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं एमएचटी सीईटी के वो कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो किसी बुक से भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर सकते हैं। उसी टाइप के कंसेप्ट के, सिमिलर टाइप के कंसेप्ट के बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को आपको मिलते हैं। सो द की पॉइंट इज कि मैथमेटिक्स आप लोगों को ढंग से प्रिपरेशन करना है, क्योंकि 50 क्वेश्चन विल फेच 100 मार्क्स। ठीक है, अब इस पैटर्न को देख लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस यार महाराष्ट्र बोर्ड की सिलेबस और सीबीएसई की जो सिलेबस है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखें 12th स्टैंडर्ड में यहाँ पे महाराष्ट्र बोर्ड की जो सिलेबस दी गई है उसमें दिया गया है आपका सर्किल, कोनिक, सेक्शन, वेक्टर, ये सब चीज़। तो सर्किल या कोनिक्स जो भी है, ये सारे जो पार्ट है, ये सीबीएसई के सिलेबस में 11th में आता है, ना कि 12th में। लेकिन महाराष्ट्र बोर्ड में जो एमएचटी सीईटी की जो सिलेबस आई है इसके हिसाब से ये 12th में। तो यहाँ पे आप सिलेबस को देख लें, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चिंतन हम लोग नहीं करने वाले हैं। हाँ, एक चीज़ बताना जरूरी है कि एमएचटी सीईटी की जो सिलेबस है, जो आपकी एग्जामिनेशन होगी उसमें जो सिलेबस पूछी जाती है उसके अकॉर्डिंग जो 11th स्टैंडर्ड की सिलेबस है उससे 20% होने वाला। मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पे मैथमेटिक्स की 11th स्टैंडर्ड की सिलेबस दिखाई, तो ये 20% सिलेबस है। ठीक है, ये 20% सिलेबस है। तो इतने 20% सिलेबस है आपकी एग्जामिनेशन में आने वाली है। और जो सिलेबस मैंने दिखाया है वो आपके सामने है, तो इसको आप लोगों को प्रिपरेशन करना पड़ेगा, है ना। और 12th स्टैंडर्ड से 80% पेजेस। तो इन्होंने बता दिया है कि 11th स्टैंडर्ड से जो यहाँ पे जो जितने भी टॉपिक्स दिए हैं इससे 20% टॉपिक होने वाली है और 12th स्टैंडर्ड से 80% टॉपिक होने वाली है। तो इन्होंने ये बात को पहले से ही क्लियर करके रखा है। एक और बात, और ये जो सिलेबस है यार, ये महाराष्ट्र बोर्ड के हिसाब से आप 11th से 20%, तो ये नहीं कि आपने सीबीएसई की प्रिपरेशन करी और आपको ऐसा लगने लगा कि नहीं भैया मेरी जो सीबीएसई की जो सिलेबस है ना 11th की उससे 20%, ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ पे जो सिलेबस दिया है इसको ही आप लोग मेन फोकस में रखें। एक और इंपॉर्टेंट बात, जैसे इस साल काफ़ी सारी सिलेबस में डिडक्शन हुई है, तो आप लोगों को भी दिमाग में ये चीज़ आ रहा होगा कि क्या डिडक्शन हुई है, क्या चीज़ें हटी है, क्या चीज़ें करना है। सबसे पहली बात ये कि 11th की सिलेबस से एमएचटी सीईटी की जो 2021 की जो एग्जामिनेशन होने वाली है कोई भी चेंजेस नहीं आने वाली है। 11th की जो सिलेबस यहाँ पे आपको दिख रही है सेम टू सेम यही सिलेबस रहने वाली है। लेकिन 12th की सिलेबस जो है, जो सिलेबस आप लोगों को यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ 12th स्टैंडर्ड टॉपिक्स, इससे डिलीटेड टॉपिक जो है, डिलीटेड टॉपिक आप लोगों को महाराष्ट्र बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी, जहाँ पे आप लोगों को पता ही होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि क्या सिलेबस है। तो उन सिलेबस में से जो डिलीटेड टॉपिक है उन डिलीटेड टॉपिक से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। जैसे कि 25 to 30% सिलेबस को हटा दिया गया है। तो 25 to 30% जो भी सिलेबस मैं आप लोगों को 12th का दिखा रहा हूँ, यहाँ से 25 to 30% सिलेबस को हटाने के बाद आप लोग पढ़ाई करें, क्योंकि उन डिलीटेड टॉपिक से आपके लिए एमएचटी सीईटी में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाने वाले। इस चीज़ को अच्छे से नोट करके रख लें आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने यार चैप्टर वाइज वेटेज करके दिखाया है। सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री के ऊपर बात कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग मैथमेटिक्स और इसके ऊपर बात हम लोग फिजिक्स के ऊपर भी बात कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है फोकस मोर ऑन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जैसे कि सबसे पहले मैंने ब्लॉक बनाया है चैप्टर का, उसके बाद मैंने लिखा एवरेज, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस एवरेजली पूछे जा रहे हैं पिछले 4-5 सालों में। उसके बाद मैंने लिखा है इंपॉर्टेंस, कि भाई वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट है, या फिर वो लेस इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने बताए हैं इसको ही अगर आप करते हो तो 80 to 90% सिलेबस आपकी कंप्लीट हो जाती है। क्या मैंने बोला कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा है, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसे ही करते हो तो आपकी 80% to 90% सिलेबस वो कंप्लीट हो जाती है। इसमें सारे टॉपिक्स है, मैं हर एक चीज़ को एक एक करके बोलूँ कोई फायदा नहीं बनता। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप लोग अपने हिसाब से वो तैयारी कर लें। लेकिन एक बात मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा यार, जैसे कि मैंने अभी केमिस्ट्री के बारे में बताया, अभी मैं फिजिक्स के बारे में बताऊँगा। तो कई बार क्या होता है ना कि जैसे कि मैंने ये बनाया पिछले 5-6 साल या 4-5 साल के डेटा के हिसाब से मैंने इस एक्यूमुलेट करके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हुए हैं उसे मैंने बनाया। तो हर बार ऐसा नहीं होता कि जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ठीक है 3 या 4 क्वेश्चंस होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मैंने बोला यहाँ पे 3 या 4 क्वेश्चंस, किसी चैप्टर में उससे 2 क्वेश्चन आ गए, या फिर किसी चैप्टर में 5 क्वेश्चन भी आ गए। तो ऐसा होता है, थोड़ी बहुत चेंजेस होती हैं, क्योंकि ये फिक्स नहीं है। हम लोग जो पीछे की ट्रेंड्स है उस पीछे की ट्रेंड्स के हिसाब से हम लोग समझने की सिर्फ और सिर्फ कोशिश कर रहे हैं, है ना। मुझे उम्मीद है कि आप ज़्यादा समझदार होंगे, इतना बोलने का मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो अभी तक मैंने केमिस्ट्री की बात की, अभी हम लोग फिजिक्स की चैप्टर वाइज वेटेज के ऊपर बात कर लिए हैं। अब हम लोग आ जाते हैं मैथमेटिक्स के चैप्टर वाइज वेटेज की। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि इतना ज़्यादा बोल के कोई फायदा नहीं बनता है ना। तो मैथमेटिक्स की जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आप लोगों को दिख रहे होंगे, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से देख रहे हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसके ऊपर ज़्यादा तवज्जो दें, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें, आपका मार्क्स अच्छा आएगा एग्जामिनेशन में, ये मैं उम्मीद करता हूँ फिर, है ना। उसके बाद एक और बात, 2021 यार थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, कंपटीशन हाई होने वाली है। काफ़ी सारे बच्चों ने ड्रॉप लिया है, एग्जामिनेशन डिले हुई, काउंसलिंग डिले हुई, इसकी वजह से काफ़ी सारे बच्चों ने छोड़ा भी है। तो कंपटीशन 2021 में थोड़ा सा हाई होने वाला है।
और हालांकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यार 170 से ज़्यादा अगर आपका आता है तो आपके जो टॉप मोस्ट कॉलेज जो होते हैं, टॉप 3 कॉलेज, टॉप 4 कॉलेज, उसमें चांसेस बन जाते हैं बहुत अच्छे तरीके से आपका वहाँ पे एडमिशन होने का। बट स्टिल आई एम सेइंग कि अगर आप 160 से भी ज़्यादा लेके आते हो यार, तो आपको कम से कम एक अच्छा कॉलेज तो ज़रूर से ज़रूर मिल ही जाएगा। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टॉप मोस्ट ब्रांच मिल जाएगी, बट हाँ, एक अच्छा कॉलेज आपको ज़रूर से ज़रूर मिल जाएगा। और रही बात यार एप्लीकेशन फॉर्म की, कई सारे बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में ही पूछते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म यार एक्सपेक्टेड डेट है कि फरवरी में आएगी, आपकी मिड फरवरी में। अब इससे अगर पहले आ गया तो ऐसा नहीं कि मुझे आके बोलना कि भैया आपने बोला था मिड फरवरी में और उससे पहले आ गया, लेकिन अभी तक जिस हिसाब से अभी चल रही है चीज़ें, उसके हिसाब से लग रहा है कि मिड फरवरी में इसका एप्लीकेशन फॉर्म वो आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो क्रिस्टल क्लियर तो एटलीस्ट आपके दिमाग में हो ही गई होगी। हाँ, अगर अभी जो नई एप्लीकेशन फॉर्म आने वाली है फरवरी में, इसमें अगर कुछ चेंजेस होती हैं तो मैं डेफिनेटली एक वीडियो आप लोगों के लिए बना के लेके आऊँगा। फिलहाल के लिए आप लोग चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और हाँ, अगर आप टॉप कॉलेजेस के ऊपर अगर वीडियोस चाहते हो, MHT CET के अंदर जो टॉप कॉलेजेस आते हैं उसके अंदर जो उसके ऊपर अगर आप वीडियोस चाहते हो कि भैया टॉप 5 या टॉप 10 कॉलेजेस क्या है, क्या कट ऑफ कितने मार्क्स में मुझे मिल सकती है, अगर आप ये चाहते हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि अगर वो वीडियो मैं लाऊं तो आप लोगों के पास वो सबसे पहले पहुंचे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कर दें, अगर पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करके रीजन बता सकते हैं कि क्यों आप लोगों को पसंद नहीं आई। तब तक के लिए लेता हूँ अलविदा, मिलेंगे अगले वीडियो के साथ जल्द ही, तब तक के लिए बाय बाय।